ए टू जेड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग द लेटेस्ट मूवी पठान। वक्त दिखाया जाता है 5 अगस्त 2019 का। जगह है पाकिस्तान। यहाँ के जनरल अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 सालों का वक्त है। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज़ आ रही थी कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया है। डॉक्टर का कहना था कि यह तो सरासर पागलपन है, जबकि जनरल का कहना था कि अब जंग होगी। हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिसके बाद जनरल एक कॉल लगाते हैं एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आउटपुट एक्स। यह सिर्फ पैसों के लिए काम करती है। लीडिंग बॉय जॉन इब्राहिम यानी कि जिम। जनरल का कहना था कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए, जिस पर जिम उन्हें रिप्लाई करता है कि आपका काम हो जाएगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने जनरल को ऑलरेडी कह रखा था कि आपके पास सिर्फ 3 सालों का वक्त है, लेकिन इन 3 सालों में तो जनरल ने हिंदुस्तान को नक्शे से ख़त्म करने की सोच रखी थी। और अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है 3 साल बाद अफ्रीका की एक कंट्री जहां पर कई सारे आतंकवादी इलीगल बंदूकें खरीद रहे होते हैं। तभी वहां एक शख्स आता है जिसे एक बड़ी सी मिसाइल खरीदनी थी, जो एक बार किसी देश पर चल जाए तो उसका नक्शे से नामोशान मिट जाए। इस मिसाइल की खास बात यह थी कि यह चलने पर रेडार के कांटेक्ट में भी नहीं आती थी और कुछ ही पलों में जहां गिरती थी बाकी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देती थी। यह जगह पूरी तरीके से इलीगल यानी अवैध थी। और तभी डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उन्हें ढूंढता हुआ कोई यहाँ तक पहुँच चुका है, मगर वह उनको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा क्योंकि उसका एक वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स एक कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसकी बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है। काफ़ी लात घूसे और मुक्के देने के बाद भी वह टस से मस नहीं होता है और अपने एक सवाल पर अटका हुआ होता है। और तभी यहाँ दासू एंट्री होती है किंग खान शाहरुख खान की, बोले तो पठान। डीलर के पास आया शख्स भी उससे पूछने लगता है कि पठान तुम जिंदा कैसे बचे, तुम्हें तो 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था। पर यह सब तो पठान की चाल थी। उसने ऑलरेडी रस्सी को हाथों से खोल दिया था और वहाँ मौजूद सभी गुंडों को मार दिया था। उस बंदे का एक ही सवाल था कि रुबई कहाँ पर है। अब 4 सालों के बाद इतनी शानदार मूवी आई है तो फाइट एक्शन तो होना ही था। तभी यहाँ पर बहुत सारी गोलियाँ चलती है। हेलीकॉप्टर में लगी हुई मशीन गन से पूरी जगह की ऐसी तैसी कर दी जाती है। और तभी हमारे मियाँ साहब यानी कि पठान उस बंदे को हेलीकॉप्टर के साथ लेकर उड़ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहाँ हमें यहाँ की ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है। इनके सैटेलाइट डिटेक्टर में इन्हें पता चलता है कि इन्हें रुबई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पर। जिस जगह पर वो खड़ी थी वहाँ लिखा था एग्जिट, यानी कि वो जस्ट रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रही थी। और तभी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में उसकी इमेज कैप्चर हो गई थी। मैम का रुबई से पुराना संबंध था, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए दिल्ली से तुरंत फ्लाइट लेकर निकलती है। और यहाँ से बैक स्टोरी स्टार्ट होती है और बताया जाता है कि पठान अब एक नए मिशन की ओर लग गया है जिसका नाम है जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवार्ड रिसर्च। पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन नए नए खतरों से घिरा हुआ रहता है। इसी के साथ हमारे पास कुछ ऐसे जवान भी है जिन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर मैं उन सभी की टीम बना लूँ तो हम सीक्रेटली उन लोगों का खात्मा कर पाएंगे। लेकिन कपाड़िया जी का कहना था कि इस काम के लिए तो मुझे जान कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो। और वैसे भी अब तो मेरे रिटायरमेंट के दिन आ चुके हैं। लेकिन पठान कहता है कि देश के लिए करना एक सैनिक का असली कर्तव्य होता है। और फाइनली मैम यानी कपाड़िया जी मान जाती है। जिसके बाद हमें वहाँ की एक सीक्रेट फैसिलिटी के बारे में दिखाया जाता है जो जोकर टीम को असेंबल कर रही होती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है आशुतोष राणा की, यानी कि वॉर मूवी से सुनील लोथरा जी की। उनका मानना था कि ये टीम सिर्फ अंडों पे निकले हुए छिलके है। इन्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि असली मिशन में किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जबकि पठान और उसकी टीम उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उसमें सिर्फ देश की भलाई होगी। हमें हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली है जिसमें हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, मगर उनकी जान को खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस एक्टिविटी को और ज़्यादा अलर्ट कर दीजिए। मैं और मेरी टीम बाकी आने वाले खतरे को संभाल लेंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लंबी लंबी गाड़ियाँ और उन सिक्योरिटी के बीच से गुजरते हुए प्रेसिडेंट। लेकिन तभी पठान को क्लिक होता है कि यह सब कुछ हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। उन टेररिस्ट का मेन एम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उन 2 साइंटिस्टों को यहाँ से ले जाना था। और जब तक ये बात पुलिस तक पहुँच पाती और वे अपनी पोजीशन को ले पाते, उससे पहले जॉन इब्राहिम उर्फ जिम अपने दोनों बजुकाओं को लेकर उन साइंटिस्ट की कार को उड़ा देता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। लेकिन जैसे ही जिम साइंटिस्ट को लेकर जाने वाला होता है, पठान बीच में आ जाता है और उन दोनों की भी ज़बरदस्त फाइट होती है। अब जिम अपने साथ दोनों साइंटिस्ट को लेकर निकल जाता है। पठान को जिम को पकड़ना था, इसलिए पठान टीम के साथ बात करके स्पेन पहुंच जाता है। पठान अब टीम से रुबीना नाम की लड़की के बारे में पता करता है
जो जिम के ग्रुप में काम करती थी। पठान उसके पास जाता है, तभी जिम की टीम उसे पकड़ लेती है और जिम वहाँ से निकल जाता है। जिम टीम से कहता है कि वो पठान पर नज़र रखे। जब रूबीना को पता चलता है कि पठान अपने देश के लिए सैनिक की तरह लड़ रहा है, तो वो उसे बताती है कि मैं भी ISI एजेंट हूँ और अपने देश के लिए लड़ने का काम कर रही हूँ। इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर जिम की टीम का खात्मा करते हैं। अब दोनों का टारगेट जिम को पकड़ना था। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिम नेक्स्ट वीक रक्तबीज नाम के केमिकल की खेप मंगा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। ये दोनों जिम के हाथों में उस खतरनाक केमिकल को नहीं पहुंचना देना चाहते थे, इसलिए दोनों रसिया पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ऐसा बोल्ट मिलता है जिसे न तो काटा जा सकता है और न ही तोड़ा जा सकता है, बस ताले चाबी से खोला जा सकता था। ये दोनों चीज़ें दो अलग अलग लोगों के पास थी, इसलिए उनके सामने समस्या आ गई है। होशियारी दिखाते हुए रूबी को रसियन ऑफिसर के पास भेज देता है ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट निकाल कर लाए। इसी बीच वो खुद कारू मैडम के घर जाकर उसके फिंगरप्रिंट ले आता है। फिंगरप्रिंट अब दोनों को मिल जाते हैं। अब उनके पास दूसरा काम था कि उनके ऑफिस से जाकर चाबी चुरा कर लेकर आए, जो अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में था। इतना कुछ करने के बाद वो आखिरकार रक्तबीज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि रूबीना ने रक्तबीज हासिल कर लिया है और जिम के हवाले कर दिया है, क्योंकि वो जिम के साथ मिली हुई थी। ये सब रूबीना और जिम की चाल थी। उन्होंने इस मुश्किल काम को करने के लिए पठान का सहारा लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि पठान जेल में चला गया है और मैम उसे अपना एजेंट मानने से इनकार कर देती है। उसे जान से मारने की बात कहती है। इसी बीच उसे मेन जेल में शिफ्ट करने के लिए रेलगाड़ी पर लाया जाता है। रास्ते में रशियन सैनिक और गुंडे पठान को बहुत मारते हैं और तभी वहाँ टाइगर आकर पठान को बचाता है और दोनों मिलकर दुश्मन को खूब फाइट करते हैं। इसके बाद टाइगर जाते जाते कहता है कि मेरा एक और मिशन है, उसमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए खुद को संभाल कर रखना। अब पठान दिल्ली आता है और आने के बाद मैम से मिलता है, जो उसे बताती है कि रूबीना को फ्रांस में देखा गया है। अब वो सीधे फ्रांस पहुंचता है और रूबीना को गन पॉइंट पर लेकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। और अब रूबीना स्वीकार करती है कि उसे पता नहीं था कि जिम उस केमिकल का उपयोग मासूम लोगों की जान लेने के लिए कर रहा है। A to Z मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग टनल। कहानी की शुरुआत में हमें विक्टर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो पेट्रोल पंप पर रुका हुआ है। अब वो वर्कर को हाफ टैंक करने के लिए कहता है, परंतु वह फुल कर देता है, जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा होने लगता है। पर बाद में वहाँ का मैनेजर आके बात को संभाल लेता है और उससे पेट्रोल के पैसे भी नहीं लेता। बाकी उन पैसों से उसे 2 पानी की बोतल दे देता है, जिससे दोनों का फायदा हो जाता है। अब विक्टर अपने काम के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसकी वाइफ युआन का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि तुम कब घर आ रहे हो, रूबी तुम्हारा वेट कर रही है। दरअसल आज विक्टर की 6 साल की बेटी रूबी का जन्मदिन है, पर उसे गिफ्ट में एक पेट चाहिए था, जो विक्टर को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए वो इसके बदले कुछ और देने के लिए सोच रहा है। और इसके बाद विक्टर अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। विक्टर प्रोफेशन से एक कार डीलर है। वो जिस कार में बैठा हुआ है वो भी किसी और की है, जिसे वो डिलीवर करने जा रहा है। अब रास्ते में उसे वही इंसान का कॉल आता है, जिससे बात करते हुए वो एक नई बनी टनल में जा रहा था। उसके पीछे कोई और भी गाड़ी नहीं होती है, वो टनल में अकेला होता है और इसी बीच टनल की छत से कुछ आवाज़ें आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई टनल को तोड़ रहा है। वो इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और यही उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है और थोड़ी देर में टनल की दीवारें एक एक करके गिरने लगती है और विक्टर के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो कुछ समझ सके और पीछे जा सके। और तभी एक बहुत बड़े मलबे का टुकड़ा उसकी कार के ऊपर गिरता है और वो उसी के अंदर फंस जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पास टनल का मलबा पड़ा हुआ है। वो कार में था, इसलिए उसकी जान बच गई, वरना वो मलबे के नीचे दबकर ही मारा जाता। और अब उसकी कार के आगे टनल का सीलिंग फैन गिर जाता है, जिससे उसकी कार चिपक जाती है। यहाँ से विक्टर की एक नई लाइफ शुरू होती है। उसका असली इम्तिहान शुरू होता है। अगर उसने कोशिश की कुछ नया करने की, तभी वो बच पाएगा। अगर भगवान के भरोसे बैठा रहा और कुछ भी नहीं करा तो यहीं मारा जाएगा। इसलिए वो सबसे पहले 911 पर कॉल करता है, पर उसका फ़ोन उससे काफ़ी दूर होता है और बड़ी मुश्किलों के बाद उसे पाने के बाद वह पुलिस को कॉल लगाता है। पर उन्हें विक्टर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा है यह किसी तरह का प्रैंक कॉल है। पर जब पुलिस अपनी टीम टनल की दूसरी साइड भेजती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी टनल ज़मीन में धंस चुकी है। और अब विक्टर बार बार उनसे मदद मांगता है और उनसे जल्द ही कुछ करने को कहता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। अब युआन, जो विक्टर की वाइफ है, जब वो टीवी खोलती है तो उसे भी यह न्यूज़ देखने को मिलती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके अंदर उसका हस्बैंड विक्टर फंसा हुआ है,
तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है